नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों वो स्पेशली होने जा रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। मैंने आप लोगों को एक्सियल पोजीशन पर बता चुका हूँ। एक्सियल पोजीशन की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1/4πε0 2p अपॉन में एक्स क्यूब। ये हम देख चुके थे। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पर बताया था। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो फॉर्मूला बनता था वो होता था उसके मैग्नीट्यूड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता 1/4πε0 p अपॉन में एक्स क्यूब। ठीक है। अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो एक्सियल पोजीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अलोंग होती थी, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन में जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इतनी बात हम समझ चुके थे। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो जनरल पोजीशन पर देखेंगे। तो जनरल पोजीशन पर देखेंगे तो थोड़ा सा यहां पर आप समझते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों। किस तरीके का इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर समझना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां पर कुछ इस तरीके से बना हुआ जो कि पॉइंट चार्जेस मिलकर बनता है। एक माइनस क्यू एंड दैट चार्ज इज प्लस क्यू। ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस बच्चों जो हम लेते हैं वो जनरली कितने लेते हैं 2l। तो यहां से यहां तक उसका सेंटर से इस तरफ की डिस्टेंस l और उस तरफ की डिस्टेंस l। यहां तक बहुत अच्छे से समझ चुके थे। हम हर बार की तरह इसका नाम जो दे रहा हूं मैं थ्योरी आप लोगों के एक जैसी बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे। ठीक है। तो बस ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बनाया। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कुछ थ्योरी लिखी हुई है। क्या लिखी हुआ है? लेट ए बी इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस एंड बोथ आर सेपरेटेड एट 2l डिस्टेंस। ठीक है। नाउ अ पॉइंट P, अब एक पॉइंट P जो है वो यहां कहीं पर है उसकी जनरल पोजीशन पर। ना तो वो पॉइंट एक्सियल पोजीशन तो ये है, सॉरी एक्सियल पोजीशन ये वाली है और इक्वेटोरियल पोजीशन ये वाली है, और जो पॉइंट P हमने रखा है वो किसी जनरल पोजीशन पर रखा है। ठीक है। एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं है P पॉइंट, और उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? x डिस्टेंस पर रखा हुआ। उसी के बारे में थ्योरी लिखी हुई है कि नाउ अ पॉइंट P प्लेस्ड एट जनरल पॉइंट एट x डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ डाइपोल या सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल अकॉर्डिंग टू डायग्राम। नाउ वी हैव फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है। हमको इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो चीज लिखी हुई है मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका डायग्राम बना के बताता हूं, फिर ये चीज आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए अब इसका छोटा सा डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। देखिए पूरा कोशिश करना बच्चों, अच्छे से ध्यान देने के दीजिएगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जो बच्चों वो कौन से दो चार्जेस से मिलकर बनाते हैं? ये है माइनस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू। ठीक है। माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस है 2l, और ये जो सेंटर पॉइंट है यहां से ये डिस्टेंस होगी l, ये डिस्टेंस होगी l। इतनी बात काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है। अब एक पॉइंट P जो इस कहीं पर यहां पर रखा हुआ है। ठीक है। यहां पर रखा हुआ है कौन सी डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। और x को एक्चुअली अब मैं इस बार यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर मान रहा हूं। ठीक है। इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये है पोजीशन वेक्टर। ठीक है। यहां पर कहीं पर पॉइंट कौन सा है? ये है P। इसके ऊपर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। चलिए समझते हैं। अब ये जो है ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है बच्चों वो हमारे पास बेसिकली हमें पता है कि P इज इक्वल टू कितना होता है। यहां ना लिख के मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारे पास बच्चों कितना होता था? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 2ql होता है, जिसकी डिस्टेंस होती है नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा और उसकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है। ये वाले डायरेक्शन में कौन होगा? हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब देखना थोड़ा सा हो सकता है यहां पर खिचड़ी जैसा बन जाए, आप बिल्कुल एक एक चीजों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा।
अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के से ये क्या कर रहा है, एक थीटा एंगल पे, कौन से एंगल पे बच्चों, थीटा एंगल पर हमारा पोजीशन वेक्टर P का पोजीशन वेक्टर है x। समझ पा रहे हो सभी लोग? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये वाली है, इसके सेंटर से इसको हमने ओरिजिन जैसा ट्रीट किया और इसके सेंटर से P का पोजीशन वेक्टर क्या है x, और वो कितना एंगल क्रिएट हो रहा है वहां पर उसके बीच में, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर के बीच में थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। ओके, गॉट इट? इतनी बात सभी को अच्छे समझ में आई? चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश करना। अब यहां पर बच्चों में क्या कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, यहां से एक मैंने क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इधर। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, इसी लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, और एक सेम परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल मैंने इस तरफ ड्रॉ किया। ये अब जैसे ही मैंने 90 डिग्री का एंगल इस तरफ ड्रॉ किया, ठीक है, अब यहां पर 90 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का यहां पर हम लोगों को क्या दिखने लगा, मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूं, ओ शिट, फिर से बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ यहां पर देखिएगा, ठीक है, तो ये जो हमारे पास, आपको मैं कलर, इसलिए मैं कलर का बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये चीज समझना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कंपोनेंट ये नहीं मिल रहा हमको, एक कंपोनेंट मुझे यहां मिलेगा और एक कंपोनेंट मुझे जस्ट कहां मिलेगा, तो एक कंपोनेंट मुझे मिलेगा इसके 90 डिग्री के एंगल पे, ये वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा, ये वाला। देखिए फिर से समझिएगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ये जो P था हमारे पास, ठीक है, इस P का एक तो ये नेचुरल P था हमारे पास, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसके मैंने दो कंपोनेंट डिसाइड कर लिए, एक इस डायरेक्शन में तो थीटा के साथ में है, तो थीटा के साथ में जो हमारे पास P बन रहा है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का हमने एक कंपोनेंट बनाया, वो कंपोनेंट होगा P cos थीटा, होगा P cos थीटा। फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है P, और इसका हम इस थीटा एंगल पे अगर कंपोनेंट डिसाइड करेंगे तो थीटा के साथ में क्या होगा, ये P cos थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, किसकी लाइन में, इस लाइन के अकॉर्डिंग। फिर इसके परपेंडिकुलर जो अगर हम देखेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा, इसकी डायरेक्शन यहाँ की इस तरफ होगी और इस वाले की डायरेक्शन यहाँ की तरफ होगी। तो ये जो बनेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो हमारे पास कितना होगा, तो दैट इज P sin थीटा। ओके बच्चों, काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है किस तरीके से मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में था, हमने एक कंपोनेंट इस एंगल पे लिया, थीटा एंगल पर, और एक उसके परपेंडिकुलर लिया, तो थीटा एंगल पे जो आया वो है P cos थीटा, और इसके अलोंग जो आया, परपेंडिकुलर जो आया, वो कितना आया, तो वो हमारे पास कितना आया, दैट इज P sin थीटा। ओके बच्चों, इतनी बात अच्छे से सभी को क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, ये सोचिए थोड़ा सा। तो ऐसा हमने इसलिए किया कि अब इसको मैं दो अलग अलग इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे ट्रीट कर सकता हूं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बन गया। अच्छा, इस रेड वाले कंपोनेंट, रेड को समझिए P cos थीटा, तो P cos थीटा से ये पॉइंट इस डायरेक्शन में, ये इसके एक्सल पोजीशन में नहीं हो गया। हमने देखा है ना एक्सल पोजीशन क्या होता है, तो ये जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से रखा रहता था, -q और +q वाला, और इसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट P पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं, तो इसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। तो देखिए, एक ये जो P cos थीटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक कंपोनेंट निकला, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पॉइंट P एक्सियल पोजीशन में नहीं हो गया। अच्छा, ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमारे पास हमारे को एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं उन्हीं फॉर्मूले का यूज करके जनरल पॉइंट के लिए निकाले। तो इतनी बात सभी को समझ में। जबकि इस ग्रीन वाले के लिए अगर आप देखोगे, तो ग्रीन वालों के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये पोजीशन नहीं बन रही है,
कि ये नेगेटिव क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, और उसके बाद इससे सीधे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन पे जब पॉइंट पी रखा रहता था तो इसे इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते थे। तो ये ग्रीन वाला अब इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा कौन, पॉइंट पी, और रेड के लिए वो, या पी कॉस थीटा के लिए वो एक्सियल पोजीशन पर होगा। ओके बच्चों, काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को, कलर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, दिख रहा है सभी को अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, ठीक है। अब यहां पर बाकी और दूसरी चीज अब समझने वाली क्या है कि जब हम एक्सियल पोजीशन पर इस पॉइंट पी पर देखते थे, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होती है, और एक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होती है, इतनी होती है। बिल्कुल क्लियर हो रही है? तो इसका मतलब क्या है कि इस पी कॉस थीटा की वजह से, ध्यान से देखना, कौन से कलर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, कि इस पी कॉस थीटा की वजह से इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, ये, और ये इसको मैं नाम दे देता हूं ई ए, या ई ए क्यों दिया है, क्योंकि एक्सियल, ई एक्सियल। इतनी बात समझ में आई, डायरेक्शन ये निकलेगी। जबकि ग्रीन वाले के लिए, तो ग्रीन वाले में इलेक्ट्रिक डायपोल या पी कॉस थीटा की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, और ये पॉइंट पी इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इसका मतलब इसकी जो लाइन बनेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस ग्रीन की वजह से या पी साइन थीटा की वजह से। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, एक इसी डायरेक्शन में और इसकी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं ई इक्वेटोरियल। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन और इंटेंसिटी ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब लेकिन हमको तो क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है जनरली नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम इसका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन, और वो वेक्टर एडिशन करना हमको आता है। कैसे करेंगे इसका? सबसे पहली बात तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, और ये यहां पर इसका हम ये जब क्रॉस करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा हमको नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर। तो मेथड आप लोगों को उम्मीद है समझ में आई होगी। ये डायग्राम किस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ये उम्मीद है आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है मैंने आप लोगों को, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ठीक है। मैं आपको पूरी सारी चीजें, एक एक चीजें क्लियर करके बता रहा हूं, ठीक है। अपना माइंड लगाना, प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा दिनों तक क्या होगा, फिजिक्स में डील नहीं कर पाओगे। आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देखने होंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना होगी, तब जाकर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो अब हम इसका वेक्टर एडिशन करना है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को अगर ये वाले डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, तो यही डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए एक इस तरीके से और बना दिया है। अब यहां पर आप सारी चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, जो नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू चार्जेस से मिलकर बना है, जिनके बीच की डिस्टेंस एल एल है, ठीक है। यहां पर एक जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट पी का, ठीक है, ये पॉइंट पी जो है इसका जो हमारे पास में क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। तो इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उससे थीटा एंगल पे बनाते हुए रखा है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के दो कंपोनेंट हमने डिसाइड करे, एक पी कॉस थीटा और यहां पर एक पी साइन थीटा। ये पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन पर होगा, पी साइन थीटा के लिए पॉइंट पी कौन सी, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। और इस तरीके से उसका नेट आएगा। यहां पर क्या है कि एक्सियल पोजीशन से जो नेट निकल रहा है उसको हमने अल्फा एंगल बना लिया उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। तो उम्मीद है बच्चों ये डायग्राम आप लोगों को, दोनों डायग्राम अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब ये चूंकि रफ डायग्राम था तो मैं अब इसे रफ कर देता हूं, उस डायग्राम के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डायग्राम बनाना सिखाया कि किस तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने जो इलेक्ट्रिक डायपोल के दो कंपोनेंट करे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अब पीछे वाले स्लाइड में अगर मैं आप लोगों के लिए आता हूं तो अब यहां पर आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब देखिए P is point at distance x such that x वेक्टर make an angle theta with P, P के साथ में एंगल वो थीटा बना रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, P is resolved in two direction,
यानी इसके हम दो कंपोनेंट डिसाइड कर सकते थे, अलोंग एक्स यानी एक एक्स की डायरेक्शन में p cos थीटा और x से नॉर्मल या परपेंडिकुलर में p sin थीटा। ठीक है, ये देखिए x डायरेक्शन के अलोंग p cos थीटा और इस x डायरेक्शन के नॉर्मल p sin थीटा। इतनी बात सभी को समझ में आई? यहां तक में सभी को कोई, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। चलिए अब हमको चूंकि इस एक्सियल पोजीशन पर और इस इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, तो चलिए वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो हम ये निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा। ओके बच्चों, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हम देख रहे हैं? p cos थीटा की वजह से, इसकी वजह से। अब देखना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ही है बच्चों, जो जिसका कंपोनेंट p cos थीटा आया। ठीक है, अब एक्सियल पोजीशन पर हमको फॉर्मूला पता है, तो एक्सियल पोजीशन पे ये इसकी एक्सियल पोजीशन नहीं हो गई, तो एक्सियल पोजीशन के लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में एक्स क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला था। चलिए, तो यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इस p की जगह हम क्या यूज करेंगे? तो इस p की जगह ये पूरा p cos थीटा हमको यूज करना पड़ेगा, तो यूज कर लेते हैं, यानी e एक्सियल। तो e एक्सियल हमारे पास में क्या आएगा बच्चों बेसिकली? तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब। डिस्टेंस तो वही है। ओके क्लियर? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया, ठीक है, जो हमने एक्सियल फॉर्मूला यूज कराई, जो एक्सियल में जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उस फॉर्मूले को यूज करके बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हम क्या देखेंगे कि अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा। ओके बच्चों, अब किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं? p sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली हमारे पास में कितना आएगा वो देखते हैं। तो p sin थीटा के लिए ये पॉइंट p कौन सी इक्वेटोरियल लाइन पर नहीं हो गया, परपेंडिकुलर हमने देखा था, और उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या आता था? तो उसका फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय एक्स क्यूब। ये आया था। चलिए तो ये लिख देते हैं। तो E इक्वेटोरियल, तो E इक्वेटोरियल कितना आएगा हमारे पास? तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ये आएगा बच्चों। इतनी बात सभी को अच्छे से क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे इस घटना को और समझते हैं कि क्या होगा। अब चूंकि दोनों के दोनों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, हमको इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो वेक्टर एडिशन यानी E जो रिजल्टेंट हमारे पास मिलेगा या E नेट हमारे पास मिलेगा, वो इसका वेक्टर एडिशन मिलेगा। अब हम ये जानते हैं कि इनके बीच में कितने डिग्री का, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे, और 90 डिग्री के एंगल पे जब भी होता है तो उसका एडिशन किस तरीके से होता है? वेक्टर एडिशन 11th क्लास में हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो क्या होगा? तो इसलिए हमारे पास क्या E नेट वो कितना होगा? तो वो होगा अंडर रूट E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब E एक्सियल हमारे पास में कितना है वो हम देख लेते हैं। तो E एक्सियल जो है हमारे पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय एक्स क्यूब। ओके क्लियर? प्लस आगे देखते हैं, अच्छा इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं E इक्वेटोरियल पे कितना आ रहा है? तो E इक्वेटोरियल पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? चलिए
अब यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे क्या बढ़ते हैं कि इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर है, तो क्या क्या चीज यहां से बाहर आ जाएगी उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से बाहर आ ही जाएगा। साथ ही साथ में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर से p और x क्यूब भी बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास अल्टीमेटली ब्रैकेट में क्या बचा, अंडर रूट में क्या बचा, तो वो बचा है हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचा बच्चों। समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि ये चीज बचेगी, पी तो हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर बचा। अब एक चीज और समझ सकते हैं, यहां पर cos स्क्वायर कितनी बार है, 4 बार। अच्छा, एक बार में अगर यहां से छीन लूं cos स्क्वायर, तो हमें एक चीज पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब हम इसको और इजी तरीके से लिखें तो ई नेट हम एक्चुअली बच्चों क्या लिखेंगे, तो वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पोजीशन। यानी अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट P है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द चाहे किसी भी स्थिति में रखा हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक डेरिवेशन या एक नेट इफेक्ट जो मिलेगा वो हमको इतना मिलेगा। इतनी बात सभी को क्लियर हुई? ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये जरूरी भी है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ये आपको याद रखना है, जितनी बार आप डेरिवेशन करो एक्सप्रेशन के साथ उसकी यूनिट लिखने की आदत डालिए। चलिए, तो न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब साथ ही साथ में अब क्या करते हैं कि चूंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन हमको यह पता है कि एक्सियल पोजीशन से अल्फा एंगल बना रहा है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स जो पोजीशन वेक्टर है उस पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है। आई बात सभी को समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं, ई मतलब नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक, ठीक है, मैक, पेन चेंज करता हूं मैं, मैक एंगल अल्फा विथ पोजीशन वेक्टर एक्स। ये क्या है बच्चों, तो ये है पोजीशन वेक्टर। ओके, क्लियर? तो अब वो चीज कैसे निकालेंगे, तो हमको ये चीज पता है, तो हमें एक चीज और जानते हैं हम, क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, तो अब एक्चुअली हम क्या यहां पर यूज कर लेते हैं बच्चों, tan थीटा यूज कर लेते हैं। तो tan थीटा, तो ये है उसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल है, इक्वेटोरियल के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय बेस, ये बन जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एक्सियल। समझ में आया? तो ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय ई एक्सियल। अच्छा, अब यहीं पर आप समझना, एक्सियल को या इक्वेटोरियल को जब मैं इससे डिवाइड करूं, या फिर एक काम करते हैं आगे की स्लाइड में हम देख लेते हैं। हाँ, तो आगे हमारे पास में यहां पर क्या आ चुका था कि ई नहीं, tan थीटा था यहां पर। ठीक है, क्या था हमारे पास में, tan थीटा, तो ई ऊपर था इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आया था, तो वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इक्वेटोरियल बनाया था p साइन थीटा ने, p साइन थीटा डिवाइड बाय x क्यूब। ओके, सेम एक्सियल पे क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p
और cos ऑफ थीटा डिवाइड बाय एक्स क्यूब। ओके, तो यहां पर आप देखोगे कि ये सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, तो यहां पर टेन थीटा की जगह टेन अल्फा है ना, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन थीटा। तो ये हम क्या हमारे पास में क्या आ जाएगी, तो ये हमने उसकी डायरेक्शन भी बताई, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा से मतलब पोजीशन वेक्टर से tan इनवर्स 1/2 tan थीटा के एंगल पे लोकेटेड होगा। तो बच्चों ये बात आप सभी लोगों को अच्छे से अब क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हमने इसके डेरिवेशन को परफॉर्म किया। लेकिन अब हमारे सामने एक क्वेश्चन क्या उठता है, हमारे सामने एक प्रश्न ये उठता है कि सर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो जनरल पॉइंट के लिए निकाली, अब जनरल पॉइंट है तो इसका मतलब ये एक्सियल पर भी हो सकता है, इक्वेटोरियल पर भी हो सकता है, तब क्या यही फॉर्मूला एक्सियल के लिए भी काम करेगा? तो चलिए देखते हैं। चलिए यहां पर अब थोड़ा सा समझना, ये फॉर्मूला एक्सियल के लिए, एक्सियल का मतलब क्या होगा कि ये पॉइंट अब इसके लिए यहां किसी स्थिति में हो, अब जैसे ही वो स्थिति में होगा तो ये थीटा क्या होगा कि ये पॉइंट अगर इस स्थिति में, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए यहां रख के देखें, तो यहां जैसे ही जब जीरो आ जाएगा तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो cos जीरो की वैल्यू यहां पर 1, तो 3 + 1 यानी 4 और 4 का √2, तो यही फॉर्मूला अब हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4πε0, यहां से 2 आएगा तो 2px², यानी ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला वो एक्सियल पोजीशन के लिए भी आ जाएगा, यानी यही फॉर्मूला अब एक्सियल पोजीशन के लिए काम करने लग जाएगा। अब जब इक्वेटोरियल के लिए देखेंगे तो ये सोचिए पॉइंट P जो है वो ऐसा होके इक्वेटोरियल मतलब यहां आना चाहिए, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0, अब √1 बचेगा, √1 मतलब 1, यानी यही फॉर्मूला आएगा और ये एक्सियल पोजीशन के लिए था, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए था। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहां पर आज की क्लास में ये हमने सीखा कि जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम क्या लॉजिक यूज करते हैं, ये हमने यहां पर देखा। ठीक है बच्चों, काफी अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा इसको और समझते हैं कि सर इसके डायग्राम और डायरेक्शंस कैसे बन सकते हैं। तो अब हम जो बात करते हैं इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग पॉइंट पे उनकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी, थोड़ा सा समझते हैं। चलिए तो सबसे पहली बात तो अगर हम देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में बनाता हूं, तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज नेगेटिव क्यू, और यहां पर मैं बनाता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल पॉजिटिव क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोगों को मालूम है, इसके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, ये होगी 2l या l भी बोल सकते हैं। ठीक है चलिए अब क्या होगा कि हमने ये चीज देखा है कि एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है एक्सियल पोजीशन पर यानी यहां पर जब पॉइंट रखा होगा तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये होती है, और हमने देखा था एक्सियल पोजीशन पर भी डायरेक्शन यही बनेगी। ओके अच्छा सेम अगर ये पॉइंट यहां होगा, अगर ये पॉइंट इधर इस एक्सियल लाइन पर होगा तब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये ई की डायरेक्शन इधर ही होगी। तो इस एक्सियल लाइन पर कहीं पर भी हो डायरेक्शन हमेशा यही वाली होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर इक्वेटोरियल लाइन की बात कर लेते हैं हम, तो इक्वेटोरियल लाइन तो मतलब ये वाली लाइन होगी। ठीक है अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट जैसे मैं यहां पर देख लेता हूं और एक पॉइंट यहां पर, तो इस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है अब इस नेगेटिव टू पॉजिटिव, अब ये थोड़ा सा देखिए यहां पर ये गड़बड़ कर दोगे आप लोग, ये मैं ये लाइन मिटाता हूं, ये आपको बस माइंड में याद रखना है बच्चों, है ना। ठीक है तो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इक्वेटोरियल पोजीशन में इसके अपोजिट इधर आती है, ये इधर आई है। ओके बच्चों क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। तो ये हम जानते थे। अब किसी जनरल पोजीशन पर किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए जैसे जनरल पोजीशन में जैसे यहां मान लेता हूं, यहां इस पॉइंट पर क्या कौन सी डायरेक्शन होगी, तो देखिए इस पॉइंट के लिए समझते हैं। तो क्या होगा कि ये देखिए अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगा। अच्छा नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा,
ये डायरेक्शन में निकलेगा। समझ पा रहे हो? ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको पुश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। और नेट इफेक्ट हमको कहां देखने को मिलेगा? तो ये नहीं देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से कहीं पर भी देख सकते हो बच्चों, आप कहीं पर भी देख सकते हो। मतलब क्या है कि अगर कोई बोलता है कि सर यहां इस पॉइंट पर बताओ, चलिए इस पॉइंट पर देख लेते हैं। तो हमने जो बेसिक रूल पढ़ा है उसी के हिसाब से चलते हैं। चलिए क्या देखते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है। इसका मतलब क्या होगा कि उस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, मतलब ये इस तरीके से। इतनी बात समझ में आई? यानी अब क्या होगा कि हमारे पास नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम बनाते जाएं तब आपको क्या पता चलेगा? इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, फिर इधर, फिर यहां से इस तरफ, फिर अगले पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगी, फिर इस तरफ और इस तरफ। यानी ये इस तरफ, यहां पर समझ पा रहे हो ना कि यहां से ये मुड़ जाएगी, ये इस तरफ, सॉरी, ठीक है, ये इस तरफ। फिर इसकी वजह से देखेंगे तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये फाइनली इस तरफ मुड़ जाएगा। तो ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लोकेटेड होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा। अगर अभी भी किसी को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सर एक इस तरफ के पॉइंट को बता देते हैं। तो चलिए ये कैसे निकला इसको भी देख लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं। तो इसकी वजह से ये वो अट्रैक्ट करेगा उस तरफ, और इनके सेंटर में क्या होगा? नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ऐसा आप किसी भी पॉइंट के थ्रू देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? उसका डायरेक्शन भी पता चलते जाएगा। और एक बढ़िया सा आपके लिए क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ कहाँ होती है, इस डायग्राम में सब कुछ मैंने आपको शो करके बताया। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए रफ डायग्राम दिख रहा है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बना के आप लोगों के लिए स्लाइड में एक डायग्राम लाया हूँ। वो डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये खिचड़ी जैसी हो रही है, तो मैं पहले वाले डायग्राम को इनको मिटा देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पर इन डायरेक्शंस में लोकेटेड होता है। तो ये हमारे पास में थी। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीज आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर होगी, सारी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो, मेरी क्लास अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ 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 आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरीके से जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ में आप अपने कमेंट्स जरूर देते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप कमेंट्स करेंगे, आप बताएंगे कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं अपने आप में सुधार करूँगा और अच्छी तरीके से आपको और अच्छे तरीके से समझा के, या और अगर आप लोगों के लिए हो सके कुछ नए नए मटेरियल लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपकी क्लास को मैं आपके लेवल को एक लेवल ऊंचा उठाना चाहता हूँ आपके साथ साथ। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।